मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। हिज़्ब इख्तिलाफ के जमातें पीडीएम के प्लेटफॉर्म से दो बड़े जलसों की तैयारी कर रही हैं। पहला जलसा 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में होना है, जो इस वक्त मेंबराने असेंबली के एतबार से मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। मुस्लिम लीग नून का बयानिया काफी सख्त है और वो हुकूमत को हटाने की तहरीक में भी फ्रंट फुट पर है। इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो मुलाकातें और अपने इजलास कर रही है। गुज़िश्ता रात मरीम नवाज और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात भी हुई। आज भी मुस्लिम लीग नून ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं का इजलास बुला रखा था। इस जलसे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाग़े जना कराची में 18 अक्टूबर को जलसा कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का बयानिया अगरचे उस कदर जारहाना नहीं जितना मुस्लिम लीग नून का है, लेकिन सिंध हुकूमत उनके पास है। ऑपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने में भी उनका जो किरदार था वो बड़ा अहम था। जो मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई उसकी मेजबानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही की थी। ये जो दोनों जलसे हैं ये पीडीएम के लिए बड़े अहम होंगे। इससे पता चलेगा कि ऑपोजिशन की इस तहरीक के अंदर कितनी जान है। लोगों की शमूलियत वो जो दावे कर रहे हैं उन दावों का भी बता देगी और हुकूमत को भी अंदाजा होगा कि ये जो तहरीक है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से चलाई जा रही है इसका उन पर जो है वो क्या असर पड़ेगा। अब इन जलसों को लेकर ऑपोजिशन का ये दावा है कि हुकूमत इन जलसों से खाइफ है। कदमात, गिरफ्तारियां और इन जलसों में रखना डालने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। अभी जलसे शुरू नहीं हुए। अभी ये पीडीएम का पहला जलसा है और गुजरांवाला की पूरी इंतजामिया को तब्दील कर दिया गया और क्योंकि शायद वो इंतजामिया एक हद से आगे जाने को तैयार नहीं थी। इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ ये जलसे कामयाब होंगे, ये तहरीक कामयाब होगी, बल्कि इंशाअल्लाह ताला अवाम का वोट जो है वो उसकी हुर्मत की जाएगी। ये फैसले अब ड्राइंग रूम्स में नहीं होंगे, ये साजिशियों के पास नहीं होंगे, ये फैसला इंशाअल्लाह ताला अवाम करेगी। पीडीएम की तरफ से पूरे मुल्क में जलसों, मुजाहिरों और इज़्मुशान इज्तिमाआत का एक सिलसिला शुरू किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह मैं तो समझता हूँ कि पहले ही 2-3 जलसों में मुल्क के अंदर एक तब्दीली के एहसासात और असरात पैदा हो जाएंगे। उसके पसीने छूटे हुए हैं, आपको पता नहीं है मुझे। कल जो हमारी कॉर्नर मीटिंग हो रही थी गुजरांवाला में, वहाँ धावा बोला गया, वहाँ से चीजें उठाई गई, लाउड स्पीकर। यहाँ मुहाफिज पुलिस होती है, ये पुलिस लोगों के घरों को फलांग कर वहाँ से चीजें चोरी कर रही है। मुंतखब वजीर आजम को कोई खौफ नहीं होता क्योंकि उसके पीछे अवाम का मैंडेट होता है, लेकिन वो वजीर आजम जो सिलेक्टेड होता है, जिसके पीछे अवाम नहीं होती, वो इसी किस्म की है। अब हुकूमत का यह दावा है कि ऑपोजिशन अपने मुकदमात से बचने के लिए यह जलसे कर रही है और लोग इनमें शिरकत नहीं करेंगे। हुकूमत की तरफ से पहले जो है वो ये बातें होती रही हैं कि कंटेनर ले लें और दावत दी जाती रही और अब भी इसी तरह से जो है वो बात की जा रही है। ये जो करप्शन का एक ग्रैंड अलायंस बना है, इसकी जो क़यादत मौलाना फजल रहमान साहब के पास है। ये तहरीक जो बेसिकली अब्बू बचाओ मुहिम के तौर के ऊपर शुरू हुई थी, अब पाकिस्तान इंतशार पार्टी के तौर के ऊपर ये सामने आई है। और जिस तरह से अब्बू बचाओ मुहिम नाकाम हुई है, आप यकीन कीजिएगा कि ये इंतशार फैलाने की ये जो मुहिम है ये भी बुरी तरह नाकाम होगी। इसका भी कोई मुस्तकबिल जो है ये नहीं है। पाबंदी वगैरह की किसी की बात नहीं हुई है। जलसे करते हैं, जलसे करें। हमसे बड़े जलसे किसने किए हैं? इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। करें जलसे करें। क्या कहेंगे? आवाम से कहेंगे क्या? हमारी तो एक तहरीक थी ना, हमारी तो वही थी। यहाँ पे तो तहरीक है किसकी कि अपने असासे बचाओ। कुछ लोगों के असासे के लिए पूरे मुल्क को दाव पे लगा दिया है। मुल्क की परवाह नहीं है। आपको नवाज शरीफ और उसके असासों की परवाह है, आपको शहबाज शरीफ और उसके असासों की परवाह है। और तो कोई चीज और एजेंडा क्या है? ये कोई जादू की छड़ी फहराएंगे। इन्हीं जलसों के तनाजुर में हुकूमत का जोर मियां नवाज शरीफ के कानूनी मामलात पर भी है। क्या ये जलसे कामयाब होंगे?
क्या इन जलसों से वाकई हुकूमत खाइफ है और क्या इन जलसों से हुकूमत पर कोई असर पड़ेगा, या फिर पीडीएम के ये जलसे मामूल की सियासी मश्क है? इस पर आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद होंगे उनका मैं तारुफ करा दूं। मियां जावेद लतीफ साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, हमें ज्वाइन करें लाहौर स्टूडियो से। मियां जावेद लतीफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। अंदलीब अब्बास साहबा हमारे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अंदलीब अब्बास साहबा का बहुत शुक्रिया। और नफीसा शाह साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो हमें ज्वाइन करी हैं। नफीसा शाह साहबा आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं इस डिबेट का जो आगाज है वो अंदलीब अब्बास साहबा आपसे करना चाहता हूं। अब ये जो बात की जा रही है, दो बड़े जलसे हैं जो आने वाले हफ्ते में होने हैं, 16 तारीख और फिर 18 तारीख। ये दोनों पार्टियां बतदरीज पार्लिमानी लिहाज से, आपकी अपोजिशन के लिहाज से ये दोनों पेश भी हैं। अब ये जो इल्जाम लग रहा है कि हुकूमत इन जलसों से खाइफ है, क्या वाकई को परेशानी है और हुकूमत इस वक्त कोशिश कर रही है कि इन जलसों में जो है वो कोई रखना डाला जा सके? शुक्रिया रहमान। हम तो हमेशा ये कहते हैं, 2 साल हो गए इनको इनवाइट करते हुए कि आप आए, आप ऑपोजिशन है, आपका हक है जलसे करना, आपका काम है अपोज करना। लास्ट ईयर जब ये आए थे, आपको पता है इसी तरह ये महफिलें जमी थी, कोई रहबर कमेटी, कोई रहजन कमेटी और बाकी जो हैं वो सारे। और उसके बाद वो धरना भी हुआ, आपने देख लिया वो सारा अंजाम। वो मौलाना ने बहुत नाराज होके कहा कि ये दोनों पार्टियां जो हैं इन पे मैं एतमाद नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने मुझे लेट डाउन किया। ये बंदे नहीं इकट्ठे कर सके, पंजाब में भी नहीं कर सके और आगे भी नहीं कर सके। तो बड़ा खुल्लम खुल्ला उन्होंने कहा था कि इन पार्टियों ने मुझे लेट डाउन किया। और अभी भी अगर आप देखें तो वो कि जी रोटेशन में पहले कौन आएगा, किसको मिलेगी सरबराही, अभी भी यही है। मतलब देखे ना, इनका क्या 11 को जलसा करना था, फिर जी पोस्टपोन हो गया 18 को, फिर 18 को भी आगे पोस्टपोन हो गया। अब जनाब कोयटा में करना ही नहीं है, अभी तो पहले ही इधर करना। तो अच्छी बात है, करें, इनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप में। 11 जमाते हैं, 11 जमाते, थोड़े बंदे भी लाए तो भर जाता है छोटे मैदान जो है। 11 जमाते हैं ना, और 11 जमातों में इनके बहुत सारे लोग होंगे। तो हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि हुकूमत बड़े आराम से, इसलिए इन सबको पहले भी हमने जाने दिया, आपने देखा, आपने कुछ नहीं कहा। अभी भी मसला ये है हमारा, इनको हुकूमत का मसला नहीं है, इनमें असल जो पोस्टपोनमेंट हो रही है वो इसलिए हो रही है कि अवाम इनके बयानिए के साथ नहीं है। मतलब अवाम बयानिए के साथ हो, अगर ये अवाम का फाइट कर चुके हो, उन्होंने मुकदमा फाइट किया अवाम का पिछले 2 साल, ये मुकदमा फाइट करते रहे अपने लीडरों का, और मुझे क्यों निकाला, मुझे जेल में क्यों डाला। और अभी भी साहब ने बड़ा खुल्लम 10 दफा 11 दफा हर दफा कहा है कि जी मेरा मुकाबला इमरान खान के साथ नहीं है, मेरा मुकाबला तो उनके साथ है जो उनको लेके आए हैं। तो उन्होंने ऐलान जंग किया हुआ है इदारों पे, उन्होंने अदालतों पे भी बहुत, उनकी बेटी भी साफ, उनकी बेटी ने कहा कि भाई हमारा जो बयानिया है वो हमारा चचा भी हमारे साथ नहीं है। मतलब शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा कि वो नहीं है, वो मुफाहमत करना चाहते थे। और मैं और मेरे वालिद का जो बयानिया है, बहुत सारे लोग उसका बोझ ना उठा सके। तो मगर ये जो गिरफ्तारियों का, मुकदमात का, FIRs का ये ताल्लुक इससे जोड़ा जा रहा है और इंतजामिया की तब्दीली का, क्या ये अपोजिशन के लिए सब कुछ जो है वो इन्हीं जलसों की वजह से हो रहा है? देखिए रहमान, वो जो मुकदमा है वो तो मेरे ख्याल एक जोक है। अगर हुकूमत की मशीनरी विद अटॉर्नी जनरल्स एवरीबॉडी ऐसा मुकदमा करे जिसमें वो लीगली पता है कि वो उसके अंदर फ्लॉज हैं, तो वाकई ये तो वो मुकदमा कर सकता है जो कि किसी को डर के हाईलाइट करना चाहता है, क्योंकि अभी तक तो कोई हंगामा ही नहीं मचा। अच्छा। और उसके ऊपर स्वागत देखें, जुबैर साहब तो मुझे लगता है वो बिल्कुल ही, यहाँ उन्होंने कोई TCS टाइप जॉब अपना ली है, यहाँ वो कोई एरेंड्स पे मामूर है, कभी वो रात को जाके पैगाम लेके जाते हैं इदारों के पास,
कभी वो जाके थाने में बैठ जाते हैं और वो कहते हैं जी मुझे क्यों निकाला के बाद मुझे क्यों नहीं गिरफ्तार किया, मुझे गिरफ्तार करो, मुझे क्यों नहीं गिरफ्तार किया। मतलब इतने बेकरार है कि कोई उनको गिरफ्तार कर ले, तो इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ तो काला है। अच्छा, ठीक है, राइट। मियां जावेद लतीफ साहब, मेरा ख्याल है शी हैज अ पॉइंट जब वो ये कहती हैं कि पहले मौलाना फजल ने तहरीक का ऐलान किया, वो इस्लामाबाद आ भी गए, मार्च जो है वो लेकर आ गए, तो अपोजिशन की बाकी जमातें भी उनके साथ थी, कंटेनर पर आप लोग गए करके आप लोग देख चुके हैं। उन्होंने कहा हमें क्या जरूरत है आपके इस काम में जो है वो कोई गड़बड़ करने की या कोई रखना डालने की। क्यों डालेगी हुकूमत आपके काम में इस वक्त जो है वो इस तरह की कोई रुकावट। बात तो ठीक है, मगर बात है रसवाई की। अगर तो मुकदमा मैंने खुद दर्ज किया है गद्दारी का, तो वो भी आपके सामने है। अगर मैं अपने केसेस के लिए, मैं अपनी गिरफ्तारियों पे एहतजाज के लिए निकला हूँ, तो 2 साल में कितने केसेस बने, कितनी गिरफ्तारियाँ हुई, उस पर कितना हम लोगों ने एहतजाज किया, वो भी सबके सामने है। हाँ, एक बात आज अंदलीब बीबी ने दुरुस्त कही है और इस बात का इतराफ़ किया है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने आज, और मुझे तवक्को है जो पॉलिटिकल वर्कर होता है वो इतराफ़ हक का करता है। इन्होंने आज कहा है कि नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा कि मेरा तो मुकाबला नवाज शरीफ से नहीं है, मेरा तो मुकाबला है लाने वालों से। तो आज इन्होंने इतराफ़ किया कि हम अदारों से लड़ रहे हैं, बकौल इनके कि इन्होंने कहा कि इनकी लड़ाई तो अदारों से है। और हम फिर यही तो कहते थे कि अवाम इनको नहीं लेकर आए, इनको कोई और लेकर आया है, और जो लेकर आए हैं हम उनसे ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं है। वो वजह ये है कि एक होती है प्री पोल रेगिंग, एक होती है इलेक्शन डे रेगिंग। आप इन दोनों को भी देख लो और आप नवाज शरीफ के खिलाफ होने वाली साजिशें जो की गई और आज तक हो रही हैं उनको भी आप देख लो। हम ये आपसे कहते हैं कि क्या जस्टिस शौकत सिद्दीकी किस जुर्म में उनको हटाया गया, और आज तक जो जस्टिस काजी फायज ईसा हैं उनके साथ सलूक क्यों ये किया जा रहा है। हम सवाल कर रहे हैं कि अरशद मलिक से क्यों नहीं पूछा जाता कि ये सब कुछ किसके कहने पर आपने किया। हमारा केस ये है, हम ये कहते हैं कि आप सिर्फ वोट नहीं चुराते, हम ये कहते हैं कि ये साजिश होती है पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ, पाकिस्तानी कौम के खिलाफ। सवाल हैं और उसके नुकसान, सर ये आपके जो सवाल हैं ये हुकूमत के लिए हैं, और आपका जो गिला है बकौल आपके, क्या लाने वालों से सिर्फ इतना गिला है कि ये ठीक काम नहीं कर रहे? क्योंकि देखिए ये लकीर भी तो बात आती है ना कि फिर ये आपकी तहरीक क्या हुकूमत के खिलाफ है या बकौल आपके जिनको जो इनको लेकर आए उनके खिलाफ, उनसे लड़ाई है? ना मेरी बात सुन लेना रहमान, इतने आप भूले नहीं है जितना सादगी से आप मेरे से सवाल कर रहे हैं। सर मैंने तो आपको मियां साहब आपसे पूछ रहा हूं, हमें समझ तो लगे ना कि आप आखिर आपकी तहरीक है क्या? यार मेरी बात तो सुन लेना, अगर आप समझना नहीं चाहते तो अलग बात है। मैंने तो, आपने भी सुना है दिलीप बीबी की गुफ्तगू को, मैंने भी वही सुना है, और जो मैंने सुना है उसका मैंने आपको अर्ज कर दिया है कि दिलीप बीबी ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा कि मेरा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, मेरा मुकाबला लाने वालों से है। तो साथ उन्होंने ये कह दिया कि इसका मतलब है कि अदारों से नवाज शरीफ मुकाबला कर रहे हैं। तो फिर मैं रहमान गलत क्या कह रहा हूं? मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आप लोगों के वोट चुराओगे तो मकबूजा कश्मीर फिर चोरी होगा। आप लोगों के वोट चुराओगे, आटा चोरी होगा, चीनी चोरी होगी, आपके डॉलर का रेट ऊपर जाएगा, आपके रुपए की कदर कम होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, अदारों में बैठे लोग जो हैं फिर वो साजिश का हिस्सा बनेंगे, फिर पाकिस्तान के अदारे भी कमजोर होंगे, और उसका खमियाजा न सिर्फ कौम भुगतेगी बल्कि रियासत पाकिस्तान भुगतेगी। जिस तरह आपने
कोट किया एक कि इन्होंने गद्दारी का एक मुकदमा दर्ज करवाया, और अंदलीब बीबी आज भी कह रही हैं कि हमारा उससे क्या सरोकार। आपको ये इल्म है, आप लॉ के स्टूडेंट भी हैं, आप मुझे ये बता दें रहमान अजहर साहब कि क्या रियासत मदई होती है इस गद्दारी के मुकदमे में, बगावत के मुकदमे में, या आम कोई बंदा किसी के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवा सकता है? आपका कानून क्या कहता है? अच्छा, दूसरा, वो तो वैसे ओनरशिप मियां साहब ले ही नहीं रहे ना, ये 3 दिन से इस बात पर जो है वो बहस चल रही है कि ओनरशिप वो तो ले ही नहीं रहे। मगर नफीसा शाह साहब, क्या पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के ये जो बयानियां है और जारहाना बयानियां है, इसके साथ खड़ी है, इससे मुत्तफिक है, और ये जो आने वाले जलसों में इसी बयानी को जो है वो कैरी फॉरवर्ड करेगी? देखिए, अब तरीकेकार शायद हर पार्टी का मसला प्रेजेंट करने में, लैंग्वेज में, टोन में फर्क हो, लेकिन जो हमारा कॉमन पॉइंट है या जो मीटिंग पॉइंट है वो 20 सितंबर का जो ऐलानिया है जिसमें 26 नुकात थे, और अगर वो आप उस डॉक्यूमेंट को देखें और जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का डॉक्यूमेंट था उसका प्रीएम्बल क्या था उसको देखें तो उसमें बहुत आपको सिमिलैरिटीज मिलेंगी। तो हमारी जो कमिटमेंट है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यही है, क्योंकि हमारी वो जमात है जिसने आइन को बनाया, फिर आइन को बहाल भी किया, और उसमें 18 तारीख को हम जो कर रहे हैं इधर बहुत बड़ा इज्तिमा, वो उस दिन को भी मार्क कर रहे हैं जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत वापस लेके आने के लिए वो आई अक्टूबर 18 को। और वहां आपने देखा कि सबसे बड़ा जो टेररिस्ट अटैक था सियासी वर्कर्स के खिलाफ वो था, जिसमें हमारे 180 से ज्यादा कारकुन शहीद हुए। तो जितनी कुर्बानियां इस जो 26 नुकात वाला हमारा बयानिया है उसके लिए जितनी कुर्बानियां पीपल्स पार्टी, उसके लीडरशिप, उसके कारकुनों ने दी हैं, शायद मैं और जमातों का नहीं कह रही, बिल्कुल उनकी अपनी जगह कुर्बानियां हैं, PMLN की अपनी जगह कुर्बानियां हैं, लेकिन बराह रास्त जो शहीद हुए हैं हमारे लीडर्स वो सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए, वो आइन या कानून की बालादस्ती के लिए, वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, वो पार्लियामान की सॉवरेनिटी के लिए। तो ये सारे हमारे प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स जो है वो ज्यादा सीक्रेट है। देखिए, एक चीज होती है सियासत में, आप सारे बड़े जो है वो पुराने सियासी कारकुन और वर्कर्स हैं, एक चीज होती है ऑप्टिक्स। और मेरी जरा गुजारिश, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि जो ऑप्टिक्स है उसमें ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो फ्रंट फुट पर है और पीपल्स पार्टी अभी कुछ देखो और इंतजार करो की पॉलिसी शायद चला रही है। ये तासुर हो सकता है, मगर क्या ये तासुर दुरुस्त है या गलत है? देखिए, मुझे नहीं पता ये तासुर क्यों उभरा है, कि क्योंकि आज अगर इस मुल्क में PDM है तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है, जिन्होंने सारी पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। और ये एक दिन की अटेम्प्ट नहीं थी, ये बार बार पिछले 2 साल, उस टाइम पर भी जब PMLN मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो शायद इतने वोकल नहीं थे, वो कहीं ना कहीं खामोश थे मियां साहब की बीमारी के लिए या जो भी इश्यूज हैं वो आपको खुद बताएंगे। लेकिन उस टाइम पर भी, कोरोना के टाइम पर भी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कोशिश की कि सारी जमातें इकट्ठी हों, और जो जमातें इकट्ठी हुई वो जो होस्टिंग की वो हमने की, हमारी जमात ने की। हमारा जो विजन है वो लॉन्ग टर्म है, हम सिस्टमिक चेंज में बिलीव करते हैं। बज़ाहिर बिल्कुल जैसे मैंने कहा, तरीके का 26 नुकात जो हैं, ठीक है, 26 नुकात पर आप खड़े हैं, मगर तरीकाकार हो सकता है फिर डिफरेंट हो। भाई जलसे भी फिर क्या मुख्तलिफ होंगे? मैं ये ब्रेक के बाद, जरा आपकी इजाजत से मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं चाहूंगा ब्रेक बाद आप लोगों के सामने ये सवाल रखूं। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। PDM के जलसे, इन जलसों से क्या हुकूमत पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या हुकूमत खाइफ है और ये जलसे कामयाब होंगे या नहीं? मियां साहब, ये जो जलसों का टाइम टेबल है ये आपका 2 हफ्ते का है कि आपने जो मार्च की बात और इस्तीफों की जो है वो बात की हुई है, 8 हफ्तों का।
आपको लगता है ये 8 हफ्ते आप इतना मोमेंटम क्रिएट कर लेंगे, बना लेंगे, इतनी तहरीक बना लेंगे कि हुकूमत को जो है वो आप चलता कर देंगे, घर भिजवा देंगे? मैं रहमान अज़हर जलसों पे बात करने से पहले अगर इजाज़त दें तो मैं 1 मिनट के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि डीजी FIA जो साबका थे बशीर मेमन, उनका भी यार सुन लें कि वो क्या कहते हैं, और उससे फिर आपको अंदाज़ा होगा कि जो हम नैब के चेयरमैन के मुतल्लिक बात करते हैं, जो हम बात करते हैं कि गुजरांवाला की सारी पुलिस को जलसे से पहले तब्दील कर दिया गया और किन को लगाया जा रहा है, फिर हम क्या गलत कह रहे हैं। अब आ जाए जो आप जलसों के हवाले से बात कर रहे हैं। बात यह है कि खाली अगर जिस तरह इन्होंने कहा कि हमने भी बड़े बड़े जलसे किए, आपने 1-2 क्लिप सुनवाए कि वो भी कह रहे हैं कि बड़े जलसे किए, जलसों से फ़र्क यकीनन हुकूमतों को नहीं पड़ता, ये बात दुरुस्त है। मगर जब अवाम निकल आए, जब अवाम निकल आए और वो अपना हक हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर दें, तो फिर वो अपना हक लिए बगैर वापस नहीं जाया करते। आप ये देखें, और वही इनकलाब होता है। अगर सियासी जमातों के वर्कर वो जलसे करें तो यकीनन वो एक प्रेशर तो होता है किसी भी हुकूमत वक्त पर, मगर उससे कोई तब्दीली नहीं आती, उससे कोई इनकलाब बर्पा नहीं होता। ये जो आप देखेंगे 16 अक्टूबर को गुजरांवाला का पहला सीन, जिसमें यकीनन होस्ट मियां साहब, ये जलसे फिर दबाव बढ़ाने के लिए हैं या हुकूमत को घर भिजवाने के लिए? मैं अब अर्ज करता हूँ, अगर तो सिर्फ ये मुस्लिम लीग कर रही हो, APC की जमातें कर रही हों, तो फिर आप कह सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाने के लिए होगा, कोई NRO लेने के लिए होगा, बकौल इनके कोई वक्त गुजारी के लिए होगा। मगर मुझे ये बताएं कि जो 2 वक्त की रोटी को तरस रही है कौम, जो आटा को 2 वक्त का नहीं ले सकती, जो गैस बिजली के बिल नहीं दे सकती, जो अद्वियात नहीं खरीद सकती, वो मेरे और आपके लिए नहीं आ रहे, वो अपनी ज़रूरियात के लिए बाहर निकलेंगे। और वो समझते हैं कि इस हुकूमत के होते हुए जो 2.5 साल हो गए हैं, इन्होंने हर आए दिन हमारी मुश्किलात में इजाफा किया है, कोई कमी नहीं की। और दूसरा, पहले भी मैंने अर्ज किया था, दोबारा दोहरा देता हूं कि जहां लोगों को ये तकलीफ है कि हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी अजीरन कर दी, इतनी महंगी करके इन्होंने बेरोज़गारी बढ़ा दी, वहाँ उनको फिक्र ये भी है कि 70 सालों में जो कौम को तैयार किया गया था कि मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे, इन्होंने मकबूजा कश्मीर बेचा है, इन्होंने सौदा किया है। कौम समझती है कि एटमी कुव्वत पाकिस्तान जो है, उसका प्राइम मिनिस्टर बकौल इसके कि मैंने मोदी को 4 फोन कॉल किए, मेरी वो फोन कॉल नहीं सुनता। लोगों को दुख ये है कि मकबूजा कश्मीर भी दे दिया, आज़ाद कश्मीर के लिए हमें फिक्रमंद किया जा रहा है, और खुद इकरार कर रहे हैं कि मोदी मेरा फोन नहीं सुनता, जबकि वाजपेयी चल के मीनारे पाकिस्तान आकर इतराफ करता है, वो भी इंडिया का ही प्राइम मिनिस्टर था जो पाकिस्तान आकर इतराफ करता था कि मकबूजा कश्मीर एक इशू है जिसको टेबल पर बैठकर हल किया जाना चाहिए। तो फिर लोग ये सोचने पर मजबूर है कि इनको अंदलीब साहिबा से इसको वो रिस्पॉन्ड करेंगी, मगर पहले नफीसा शाह साहबा, ये जलसे 8 हफ्ते आपको लगता है कि सिर्फ दबाव बढ़ेगा या फिर कहीं ऑपोजिशन ये भी सोच रही है कि इससे हुकूमत घर भी भिजवाई जा सकती है? देखिए, ये हमने अपने एलानिया में जो 7 नुकात का एक्शन प्लान दिया है, उसमें तो ये पहली कड़ी है। उसके बाद जो हमारा लॉन्ग मार्च है वो होगा, और आखिरी स्टेज ये भी है कि हम इस्तीफा भी कंसिडर करेंगे। तो ये तो अभी हमारा, पहले आप वार्म अप इसको समझ लें। लेकिन जो रद्द-ए-अमल आया है हुकूमती अरकान की तरफ से, वुज़रा, मशीर, वजीरों की तरफ से, सिर्फ हमारा मुत्तहिद होना ही इनके लिए घबराहट, और ऐसी घबराहट का बायस बना है कि ये अपने काम, अपने पोर्टफोलियोज, अवाम के जो मसाइल हैं वो भूल गए हैं। सिर्फ और सिर्फ इनको अपोजिशन जो है वो सर पे सवार है, और डेली की बुनियाद पे आप देखें कि वजीर जो है वो अपने पोर्टफोलियोज की बात नहीं करते, वो अपनी कारकर्दगी की बात नहीं करते। इनको सिर्फ और सिर्फ भूत सवार है कि क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियसली दे कैन सेंस कि जो अवाम के जो मसाइल हैं वो हल करने में नाकाम हुए हैं।
और इतने बेहिस हैं कि आज तक इनकी जो डेली इनकी मीटिंग्स होती हैं या काबीना की मीटिंग, सिर्फ एक फैसला इनका होता है जिसका कोई रिजल्ट निकलता है, वो है महंगाई, वो है बिजली के बिल, वो है अद्वियात के बिल जो बढ़ते चले जाते हैं। एक बार फिर उन्होंने बिजली का बिल जो है वो बढ़ा दिया है। आटे की कीमत देखें, एक तो आटा मिलता नहीं है, दूसरा मिलता है तो आपके 75 रुपए कौन अफोर्ड कर सकता है। चीनी की आप रेट देखें, वही आटा आप अपने फार्मर्स के लिए आपके पास पैसे नहीं थे कि आप रेट बढ़ाकर आप वो गंदम प्रोक्योर करते। अब आप गोरों को, रेशंस को, इधर को उधर को, आप अपना कीमती जो ज़र मुबादला है, जो कीमती डॉलर्स है, वो आप बाहर भेजेंगे और वही गंदम जो अब आपकी एस्केप हुई है इधर उधर से, क्योंकि आपने रेट सही नहीं दिए थे फार्मर्स को, वही गंदम आप वापस लेके आ रहे हैं और डॉलर्स की मदद से। इतनी इनकी नाकिस हुक्मरानी है कि उसमें करप्शन भी है, उसमें नाअहली भी है, और उसके लिए हम सब तो एक वसीला बनेंगे, लेकिन आप देखें कि अवाम के समंदर जो है वो निकलेंगे 18 तारीख को कराची में, एंड आई एम श्योर कि गुजरांवाला में भी बहुत अच्छा ठीक है। बट मैं अंदलीब साहब, अब ये दो चीजें हो गई मेरा ख्याल है जिसको आपने रिस्पॉन्ड करना है। फॉरेन अफेयर्स, क्योंकि आप इसको देखती भी हैं, एक तो जो मियां साहब ने तनकीद की कश्मीर के हवाले से, और दूसरा नफीसा शाह साहब ने जो बात की परफॉर्मेंस के हवाले से और महंगाई के हवाले से। लेट्स बी स्पेसिफिक, क्योंकि परफॉर्मेंस फिर बहुत लंबा हो जाता है, मगर महंगाई के हवाले से वो इन दोनों को जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिए। हाँ, लेकिन वो चूंकि मेरी बारी कोई बहुत देर बाद आई है, तो मुझे लेट मी रिस्पॉन्ड टू अ कपल ऑफ एलिगेशंस। जो उन्होंने कहा कि जी मैंने मियां साहब की तकरीर जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, उन्होंने कहा जी हमेशा से पाकिस्तान में इलेक्शंस मैनेज होते आए हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने इतराफ़े जुर्म किया कि 3 दफा वो खुद इलेक्शन मैनेज करके बैकडोर से आए हैं, 4 दफा पीपल्स पार्टी आई है, तो 7 दफा तो वो खुद मान गए जब उन्होंने कहा जी हमेशा इलेक्शंस मैनेज हो गया है। इस दफा मसला ये है कि मैनेज नहीं हुआ और वो हार गए। जब हार गए तो वो गुस्से में है। पहले वो हमारे पास एनआरओ के लिए आए, वो 34 शिकें इन्होंने जो नैब की दिखाई कि ये करें तो फिर हम फेटअप करेंगे। जब उस पर इनकार हो गया, फिर वो जो उनके अहलकारे हैं जुबैर साहब, वो रात की तारीकी में 2 दफा गए, वहां से जुबैर साहब भी माने, वो भी माने जो DGI-SP आ रहे कि मरियम और नवाज शरीफ केसेस डिस्कस हुए। उन्होंने कहा जी अदालतों से आप रेफर करें। जब ये इनकार हो गया, जैसे 8 महीने से मरियम खामोश थी, तो क्यों थी? उसको उम्मीद थी कोई ना कोई हम में से या उनमें से मान जाएंगे। जब नहीं माना तो आज भी मरियम ने जो तकरीर की है उसका डायरेक्ट अटैक है अदालतों पे भी और हमारे जिसको कहते हैं आर्मी पे भी डायरेक्ट अटैक है। उसका एक ही बयानिया है और वो कहती है कि भाई हमारे बयानिए के साथ शायद मेरा अपना चचा भी ना है, लेकिन मैंने तो ये बयानिया इख्तियार करना है। नंबर 1। नंबर 2, जो इन्होंने कहा कि जी इसमें महंगाई की बात की इन्होंने, जो कश्मीर वाली बात, अच्छा सॉरी, हाँ कश्मीर की बात कौन देखे लुकूस टॉकिंग। कश्मीर के ऊपर आप लोगों ने प्रोग्राम किए हुए 4 साल इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर नहीं रखा। उसके बाद ये यूएन गए, यूएन पे ही रिफ्यूज टू मीट हुर्रियत के लीडर्स। ये तो हिस्ट्री में लिखा हुआ है, सारा एविडेंट है। उसके बाद आप देख लें वो जो वजीर खारजा हैं, वो सॉरी सेक्रेटरी खारजा जो थी तस्नीम असलम, उन्होंने कहा कि हमें फॉरेन ऑफिस को इंस्ट्रक्शंस दी कि कुलभूषण का नाम नहीं लेना, इंडिया का नाम नहीं लेना। वो कल से बेशुमार दफा वो चल चुका है उनका बयान कि ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि इंडिया का, कुलभूषण का, कश्मीर का नाम नहीं लेना। इसलिए क्या हुआ कि 4 साल की खामोशी और यूएन पे ना नाम लेने से कश्मीर तो दब गया होता। ये तो हम आए हैं, कभी हुआ नहीं 3 दफा यूएन ने अपनी मीटिंग बुलाई हो इस पे। कभी हुआ नहीं कि यूएन सेक्रेटरी जनरल कहे कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कश्मीर पे वो ठीक है। उन्होंने खुद कहा कि जो पाकिस्तान, और कभी हुआ नहीं कि सारी दुनिया के मीडिया पे मोदी को, हिटलर और बीजेपी को आरएसएस के साथ मिलाया गया हो। क्या न्यूयॉर्क टाइम्स, क्या वॉशिंगटन पोस्ट, क्या ये सारा। तो ये तो एक कंपैरिजन है। जो अब आप आ जाए परफॉर्मेंस पे,
तो सबसे पहली बात अच्छा, यह है परफॉर्मेंस कि वाला आप जवाब ब्रेक के बाद जरा दे लें। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, आई विल कम बैक टू यू आफ्टर द ब्रेक, क्योंकि परफॉर्मेंस वाला जवाब देना है। आई विल गिव यू टाइम। इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वक्त कम है, मैं जरा बहस को समेटना भी है। अंदलीप साहब, आप परफॉर्मेंस वाली चीज का जवाब देना चाह रही थी, वो दे दीजिए, उसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो यह है कि ये पाकिस्तान हमें मिला अनस्टेबल, रिस्की। इन्होंने ये छोड़ के गए 15 दिन के फॉरेन एक्सचेंज। बैंकरप्ट होने वाला था, आप सबने प्रोग्राम किए कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। अब कोरोना जो कि 100 साल में सबसे बड़ी मुईशत पे, हर चीज पे दुनिया के कभी नहीं आया। अमेरिका 10% नीचे, इंडिया 24% नीचे, पाकिस्तान अब 1% पॉजिटिव पे आ रहा है। और हमने कोरोना में इकोनॉमी भी मैनेज की, सारी दुनिया ने हमारी तारीफ की कि वाह, लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। अब आते हैं आप इस पे गंदम पे आप 4 दिन से प्रोग्राम नहीं कर रहे कि जी गंदम जो सिंध की है वो 400 रुपया ज्यादा है पंजाब से, और उन्होंने रिलीज नहीं किए। दूसरा, नैब ने इन पे केस किया हुआ है। 7 अरब की गंदम गायब है, 7 अरब की गंदम गायब है। मुराद अली शाह साहब खुद इस पे इंटरव्यूज दे रही कि हम तहकीक करके कहाँ गई। ठीक है, मैं नफीसा शाह साहब, एक मिनट उनको जरा बात पूरी करने दें। अगर अंदलीप साहब हो गई है तो फिर मैं उनसे जवाब ले लूं, ये गंदम वाली जो आपने बात की है। उसके बावजूद हम जी नफीसा शाह साहब, नहीं, एक सेकंड का क्या रेफरेंस था? अच्छा, मुराद अली शाह की मैं बात करी। मैं सिर्फ ये आपको कह रही हूँ, मुराद अली शाह का, उन्होंने मुराद अली शाह का जिक्र किया। जी, मुराद अली शाह निकल गया मुंह से। हाँ, गलती से निकल गया। जो आप बात करें कि हम अब इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक प्रोविंस में वो 700 रुपया ज्यादा है और कम भी है, और 2 प्रोविंस ही ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, एक पंजाब और सिंध, 2 प्रोविंसेस तो हमसे खरीदते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी शॉर्टेज होगी, होर्डिंग होगी। पंजाब से गंदम वहां जाएगी जहां कीमत हाई है, और ये सारा जो है माफिया इकट्ठा होगा। हम इंपोर्ट करा रहे हैं। ठीक है, आई गेट योर पॉइंट। अब पॉइंट ये है कि सिंध में इस वक्त गंदम की जो है वो कीमत, आटे की कीमत जो है वो ज्यादा है, और नफीसा शाह साहब ये भी खबर आई कि सिंध खरीदारी नहीं कर रहा। देखिए, खरीदारी तो हो चुकी है इस वक्त। इशू इज कि आपको सपोर्ट प्राइस जो है वो ऐलान करनी होती है, और सपोर्ट प्राइस आप अगर ऐलान इंटरनेशनल रेट्स देखकर करेंगे तो फिर वो रियलिस्टिक होगी। अगर आप मार्केट से सपोर्ट प्राइस जो है वो कम ऐलान करेंगे, या प्राइस ऑफ प्रोक्योरमेंट आप कम ऐलान करेंगे, तो वो चीज इधर उधर स्मगल हो जाएगी, और यही हुआ है। तो ये तो चले, गंदम पे इन्होंने ये कहानी बताई। अच्छा। अब हम हमें बताएं कि चीनी के साथ आपने क्या किया। हमें आप बताएं कि तेल की शॉर्टेज जो है वो कैसे हुई, और तेल पे अचानक जो आपने 25-30% बढ़ा दिए ड्यूरिंग बजट। वो जो 300 अरब का टीका लगा है गरीबों को, वो पैसे किसकी जेब में गए हैं? तो ये सारी चीजें एक मसला है, सिर्फ आटे का मसला है, ये चीनी का मसला है, ये बिजली का मसला है, ये तेल का मसला है। हर चीज इन्होंने इतनी महंगी कर दी है कि अवाम जो है वो चीर रहे हैं। अवाम को इस वक्त इन्होंने मुल्क को टॉर्चर्स, अपनी परफॉर्मेंस की हमें बात बताएं, हमें ये ना बताएं कि ये सारा इनसे परफॉर्मेंस की बात पूछते हैं तो ये कहते हैं कि जी हम एनआरओ नहीं देंगे। हम कहते हैं कि बिजली की कीमत जलसों वाली चीज पर हम एनआरओ नहीं देंगे। जलसों वाले मामले पर वापस आते हैं, ये फिर परफॉर्मेंस वाली डिबेट जो है वो एक बिल्कुल अलग हो जाती है। मैं जरा ब्रेक के बाद ये जलसों वाली बात पर वापस आएंगे, और मियां साहब के सामने मैं सवाल रखूंगा कि मियां नवाज शरीफ की जो उनका लीगल स्टेटस है, जो अदालतों के ऑर्डर हैं, जो हुकूमत एक बयानिया दे रही है, उसको मुस्लिम लीग नून जो है वो किस तरह से देखती है। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मियां साहब, मियां नवाज शरीफ की जो लीगल स्टेटस है उसके हवाले से जो अदालतों से ऑर्डर आ रहे हैं, और जो हुकूमत एक बयानिया बना रही है, क्या आप समझते हैं कि उसका इन जलसों पर और इन जलसों में जो लोग आएंगे उस पर जो है वो फर्क पड़ेगा? मुझे ये बताएं कि अगर फर्क पड़ता
तो 2018 के इंतखाबात में तमाम तर हथकंडों के बावजूद मुस्लिम लीग को जो वोट मिला है, जो पंजाब में अक्सरियत मिली, क्या ये मिल सकती थी? और दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि फिर हम क्या गलत कहते हैं कि FIA के DG जो बशीर मेमन की वीडियो दुनिया के सामने आई है, क्या एतराफ़ कर रहे हैं? फिर हम क्या कहते हैं कि शौकत सिद्दीकी साहब क्या कह रहे हैं जस्टिस? फिर हम क्या कहते हैं कि अरशद मलिक से किस तरह के फैसले करवाए जाते हैं? फिर हम इसीलिए तो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक तो होता है रिगिंग, एक होता है कि साजिश करना किसी के खिलाफ, और वो नवाज शरीफ के खिलाफ जो साजिश हो रही है और आज तक जारी है वो सिलसिला, इसको भी लोग देख रहे हैं। और आज वो पोजीशन नहीं है कि लोग इन चीज़ों से मुतासर हों, बल्कि लोगों के अंदर ये शऊर बेदार है कि अगर हमारे लिए कोई काम करता है, रियासत के लिए कोई काम करता है, अच्छा मियां साहब उसके लिए टाइम जरा थोड़ा जे मैं जरा वो फाइनल कमेंट ले लूं। नफीसा शाह साहबा, PP की क़यादत तो यहाँ पर है, केसेस का सामना भी कर रही है, मियां नवाज शरीफ के केसेस हैं, मियां साहब के अदालतों में पेश ना होने या वापस ना आने को पीपल्स पार्टी किस तरह से देखती है? अब वो उनकी बीमारी को अगर हम देखें और ये भी कंसिडर करें कि ड्यू डिलिजेंस करके खान साहब ने अपने डॉक्टर्स बुलवाए थे शौकत खान से, और उनको बाहर इन्होंने खुद जाने दिया। अब ये ढंडोरा पीट रहे हैं कि ये जो है उनको गलत भेजा था, तो वो अपने इलाज के लिए बाहर गए हैं। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, आप देखें कि बीमार होने के बावजूद जरदारी साहब पेश हो रहे हैं, डेली की बुनियाद पे पेश हो रहे हैं, और उनके केसेस में जैसे ही ये ऐलानिया आया है उसके बाद केसेस में बहुत तेजी आई है। लेकिन हम कभी भी अंदलीब साहबा, योर फाइनल कमेंट जी। जद्दोजहद है हमारी पार्टी की, और हम इन केसेस मैं हूं रहमान अजहर, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।